देखो लास्ट क्लास में हमने हेस लॉ को अच्छे से पढ़ लिया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे क्वेश्चन कर लिए थे, बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो आज की क्लास में क्या होना है, बचा कुचा जो भी पोर्शन हमारा है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी तक प्रोसेस के बारे में क्या क्या पढ़ा। आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल, आयशा आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा टी जीरो। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट और डेल्टा पी जीरो। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और डेल्टा वी जीरो। रिवर्सिबल मतलब स्लो प्रोसेस, इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस। एक था इरिवर्सिबल प्रोसेस जो फास्ट होता है बट वो कन्वर्टिबल नहीं होता, नॉन इंटर कन्वर्टिबल। अब हम प्रोसेस की दो कैटेगरी और करने जा रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे प्रोसेस की दो और कैटेगरी हैं। पहला प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? और एक प्रोसेस जिसको करना पड़ता है उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो ठीक है। अब जरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और मेरे लिए चाय आ जाती है। चाय अच्छी खासी गर्म है, मैं उसको रख देता हूँ कि चलो थोड़ी देर में पीऊँगा, और पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ। चाय हो गई गर्म से नॉर्मल, अगर सर्दी होती तो हो जाती ठंडी। अब ठंडी चाय को बाद में मुझे याद आया और मैं उसके पास जाके हुला लाला झिंगा लाला कर रहा हूँ, कुछ होगा? मतलब समझ रहे हो, जादू कर रहा हूँ, गर्म हो जा चाय, नहीं होगी, क्योंकि नेचर ने उसको हाई टेम्परेचर से कहाँ लेके आया, उसको नॉर्मल। अब उसको नॉर्मल से दोबारा हाई करने के लिए या तो मैं उसको चूल्हे पे दोबारा गर्म करवाऊँ या मैं उसको ओवन में रखवाऊँ, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैंने एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर लिया तो वो नॉन नेचुरल हो गया, मतलब आर्टिफिशियल हो गया। और जो चीज़ आर्टिफिशियल हो गई वो क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होती है? तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ मैंने क्या बोला, तो मैंने आपको ये बोला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है? और इसका जो नेचर है वो क्या होगा? सेल्फ अकरिंग, सेल्फ अकरिंग। और दूसरी बात क्या है? डोंट रिक्वायर इंटरफेयर, डोंट रिक्वायर इंटरफेयर ऑफ आउटसाइड सोर्स और एजेंसी, आउटसाइड सोर्स और एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग ऑफ हॉट टी, गरम चाय का क्या होना? ठंडा। पानी में 2 बूंद उजाला, पानी में 2 बूंद उजाला अगर आपने टीवी में ऐड देखी हो तो अपने आप फैल जाता है और पूरे पानी को ब्लू कर देता है। लेकिन मेरा उजाला वापस करो, निकाल पाओगे? तो वो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चाय का गर्म से नॉर्मल होना क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठंडी चाय को गर्म करना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी में 2 बूंद उजाला अपने आप मिल जाता है तो क्या है? और उजाला निकालना पानी में से, चलो पत्थर का पहाड़ से गिरना नेचुरली, उसको वापस पहाड़ पे चढ़ाना, थप्पड़ मारने पर गाल का लाल होना, नॉन स्पॉन्टेनियस। थप्पड़ मारा है, थोड़ी देर बाद वो गाल दोबारा से नॉर्मल हो गए तो क्या हुआ? समझ में आया कुछ? जिसमें कुछ करना पड़े, जो एक बारी, मतलब देखो दो चीज़ें मिलानी तो पड़ेंगी। अब जैसे कागज़ में आपने आग लगाई तो कागज़ अपने आप आग पकड़ लेता है, तो वो स्पॉन्टेनियस माना जाएगा क्योंकि आपने एक बारी उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने को प्रोसेस को कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट एक ऐसी कंडीशन है जिसको करना ही पड़ता है, हर एक रिएक्शन करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? आग लगी होगी तो कोई रीज़न होगा, लेकिन वो आग अपने आप पूरी अपना, जब तक कागज़ नहीं ख़त्म होता तब तक जल नहीं जाता, तब तक वो आग लगी रहती है। तो आप उसे क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस। बोलो क्लियर हो रहा है आपको? चलो, तो अब हम यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैसा प्रोसेस है? आर्टिफिशियल प्रोसेस। दूसरा रिक्वायर्स इंटरफेयर, रिक्वायर्स इंटरफेयर। और तीसरी बात इसमें क्या है? क्या बोलोगे? एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी, और एजेंसी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ कोल्ड टी। हीटिंग ऑफ क्या बोला मैंने? ठंडी चाय को गर्म करना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और गर्म को अपने आप नॉर्मल हो जाना या ठंडा हो जाना क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, कोई और बच्चा जो नहीं समझ पाए तो बता दो, अगर आ गया हो तो आगे चलें। स्पॉन्टेनियस क्या हुआ? जो अपने आप हुआ। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हुआ? ठीक है। अब मान लो छत पे से किसी का एक पेन गिर जाता है और छत पे से किसी का बहुत बड़ा डस्टबिन गिर जाता है और नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ है
समझना, पेन का सर पे लगने से क्या होगा, ओह कौन है सर पे मार रहा है, और डस्ट में गिरने के बाद समझ रहे हो ना, शायद बचे ना बचे। तो दोनों ही केस में प्रोसेस क्या है, मान लो हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। या ऐसे समझ लो, पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर सर पे आके लगा और पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर आके तुम्हारे सर पे लगा, तुम दब गए उसके नीचे। अब दोनों ही केस हैं क्या स्पॉन्टेनियस, लेकिन एक कम है और एक ज़्यादा। चलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दूसरा, एक कुर्सी पे मैं बैठता हूँ और आवाज़ आती है चर, आवाज़ क्या आती है। अब एक मोटा तगड़ा बंदा कुर्सी पे बैठता है और आवाज़ आती है चर 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 चर, इतनी चरचर आ जाती है कि वो टूट ही जाती है। तो दोनों ही केस में ये प्रोसेस में आवाज़ आई तो डिसऑर्डर बढ़ा। अब इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि मेरे बैठने से आवाज़ चर आई तो वो कम डिसऑर्डर है, और किसी मोटे के बैठने से चर 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 आई तो वो ज़्यादा डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म निकाली गई, उसका नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है। तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं, चर की बात कर रहा हूँ, एंट्रोपी। क्या नाम है इसका। अब एंट्रोपी के आगे हमेशा लगा होता है चेंज। क्या लगाता है वर्ड, क्योंकि ये हमेशा बदलती रहती है। एंट्रोपी हमेशा बदलती रहती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज डिग्री और मेजरमेंट, डिग्री और मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, क्या वर्ड है, कॉमा चेंज और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। देखो बच्चों, एक वर्ड तो आपको समझ में आ गया डिसऑर्डर, चर वाले एग्जांपल से। दूसरा है रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या है कि आप एक माचिस की तीली जला रहे हो, एक बार दो बार एकदम से जल गई, तो वो क्या है, रैंडमनेस। तुम रोड पे जा रहे हो, पीछे से दोस्त ने धक्का मारा, तुम गिर गए, वो क्या है, रैंडमनेस। कोई चीज़ अचानक हो जाना, आजकल रोड पे चल रहे एकदम बम फट जाता है, लोग बच्चे खेलते रहते हैं। मैंने कल देखा ऐसे कर रहे थे, इस साइड मुंह करके बड़ा सा बम लिया, ऐसे फेंक दिया। फिर एक आदमी था, उसके साइकिल से जा रहा था, उसकी साइकिल के पास फट गया, वो डर के खड़ा हो गया रोड पे ऐसे ही, उधर मुंह करके हंस रहे हैं। मैंने तो ऑब्जर्व कर लिया। तो वो क्या है, रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब कि भाई जो बंदा साइकिल ले जा रहा है उसे क्या पता रोड पे बम फटेगा। तो आप आजकल ऐसा बहुत करते हो, क्या कह रहे हो, हम बहुत करते हैं ऐसा। और अगला क्या है, चेंज। अब समय के साथ साथ आपकी एज तो बढ़ ही रही है, तो हम कहेंगे आपकी लाइफ में एंट्रोपी ऑफ एज बढ़ रही है। समझ में आ रहा है, एंट्रोपी ऑफ एज, एज में बढ़ रही है कि नहीं। तो चेंज को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। दिख रहा है ना, अरे ये वर्ड दिख रहा है, चेंज। तो ये तीनों वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर आपसे कोई बोले एंट्रोपी को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, बोलो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज डिग्री और मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस कॉमा चेंज और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। मैथमेटिकली इसके दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए डेल्टा एस को डिफाइन करो, तो एक तो फॉर्मूला है डेल्टा एच अपॉन टी। क्या फॉर्मूला है भाई, डेल्टा एच अपॉन टी, बोलो याद रहेगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच अपॉन टी। व्हाट इज डेल्टा एच, कोई भी बता दो, एंथैल्पी चेंज। और ये टी क्या है, बस यही गलती कर रहे हो, आगे से इसको बोलोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो डेल्टा एस है इसका हम एक और नाम रखते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। क्या रखते हैं बेटा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्यू रिवर्सिबल क्या है, तो इसके दोनों मतलब आते हैं, हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट। जब हीट को हम गेन या लूज कराते हैं तो उसको ही हम क्या नाम देते हैं, क्यू रिवर्सिबल। क्या नाम देते हैं। कोई डाउट किसी को, इस क्लास में सबको क्लियर है भाई, आलिम क्लियर है। एंट्रोपी ऐसा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, आपने अपने घर में वाइट वॉश कराया। वाइट वॉश कराने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, खड़े हुए हाथ लग गया, वाइट कलर करवाया था, तो धीरे धीरे उस दीवार पे क्या हो रहा है, साइन हो रहा है, तो उसकी शाइनिंग कम हो रही है, उसमें डिसऑर्डर आ रहा है, पपड़ी जम रही है। तो आप बोलोगे वाइट वॉश कराने के बाद घर के अंदर क्या हुआ, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई, क्योंकि वो नेचुरल है, कोई नेचुरल है। अब आप दोबारा उसमें वाइट वॉश करा दो तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा वो, तो उसका डिसऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरली हो रही है तो उसका जो डिसऑर्डर है वो हमेशा बढ़ेगा, और अगर कोई आर्टिफिशियली हो रही है तो उसका डिसऑर्डर क्या करेगा, घटेगा। तो एंट्रोपी है क्या, डिसऑर्डर का दूसरा नाम। जब भी आपके दिमाग में एंट्रोपी वर्ड आए तो आप उसको तुरंत डिसऑर्डर वर्ड से कनेक्ट कर लो, कोई भी मन में रखो।
नेचुरल, हाँ नेचुरल का डिसऑर्डर बढ़ता है और आर्टिफिशियल का डिसऑर्डर कम होता है। हाँ भाई सही बात है ना। अरे कुर्सी टूट गई तो ठीक कराओगे तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तब उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर नेचुरली कोई बंदा, उसे क्या पता टिरचर चरचर तरह आ जाएगी, कोई चाहेगा अपनी बेइज्जती कराना, तो उस टाइम वो क्या था, नेचुरल सेटिंग थी। समझ गए। चलो अब लिखो इसके ऊपर, अब लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखोगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अभी मैंने कोई बात बोली कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, और अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका डिसऑर्डर हमेशा बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे यही लाइन बोलने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंट्रोपी चेंज, क्या वर्ड है, एंट्रोपी चेंज फॉर ए नेचुरली अकरिंग, या एक काम करो नेचुरली वर्ड हटा देते हैं क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एंट्रोपी चेंज फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज, बोलो, इंक्रीजेस, एंड spontaneous process is generally natural, spontaneous process is generally natural, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली नेचुरल। और इसके अलावा आप लाइन क्या बोलोगे, मैथमेटिकल टर्म क्या हो गई, बोलो, मैथमेटिकली अगर आप लोग देखो तो डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन में टी, डेल्टा एस इज नथिंग बट, बोलो, डेल्टा एच अपॉन में टी, और इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। कब, फॉर, बोलो कौन सा प्रोसेस। क्या ये हार्ड है, मुझे लगता तो नहीं है, आपको ये हार्ड लगना चाहिए। इस पे अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, एंट्रोपी क्या है। आप ये बताओ व्हाट इज डेल्टा यू, पहले फॉर्मूला बताओ, सी वी डेल्टा टी, मतलब अगर वॉल्यूम फिक्स है तो डेल्टा यू निकलता है। अच्छा, मान लो मैंने एक ऐसे कुछ दो बल्ब्स का कनेक्शन लिया, इन दो बल्ब्स के अंदर मैंने यहाँ नॉब लगा दिया, इस नॉब में यहाँ पे मैंने इसका रेगुलेटर है, मान लो यहाँ वॉल्यूम है V1, यहाँ वॉल्यूम क्या है V2, बोलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मान लो वॉल्यूम भी मैं फिक्स कर देता हूँ, चलो आपके लिए, मान लो यहाँ वॉल्यूम 5 लीटर है, यहाँ 10 लीटर है। अब इस नॉब को ओपन कर दिया, जैसे इस नॉब को हमने ओपन किया, सेम एग्जांपल में ऑब्वियसली गैस का इधर से इधर जाना होगा कि नहीं होगा। अब इसको जैसे हमने ओपन कर दिया तो गैस यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पे अगर मैं V टोटल देखूँ तो वो कितना लीटर है 15, और यहाँ भी V टोटल देखूँ तो कितना है 15 लीटर, लेकिन ये क्या है नॉर्मल, और वहाँ पे गैस क्या हो रही है, डिसऑर्डर्ड, क्या हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा U, और यहाँ अगर x है तो यहाँ पे डेल्टा U भी क्या होगा, x, मतलब कुछ समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे डेल्टा U 0 है तो वहाँ भी डेल्टा U क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई बदलाव आया ही नहीं। लेकिन अगर मैं देखूँ वो डिसऑर्डर है तो इसका जो डेल्टा S होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इस एग्जाम्पल को जिसको पता था वो तो तुरंत कर देगा, जिसको नहीं पता है वो क्या लिख के आएगा, तुक्के ही मारेगा। ये नहीं समझ आया, मैंने बोला ये दो नॉब्स हैं, दो सिलेंडर हैं, ये नॉब से जुड़ा हुआ है। वॉल्यूम शुरू में कितना था 15, जब मैंने खोल दिया वॉल्यूम फिर भी क्या है 15। तो इंटरनल एनर्जी तब बदलती है जब वॉल्यूम बदले, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो हम बोलेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर हो गई बात। अब डेल्टा यू कैलकुलेट करने की बात नहीं हो रही, डेल्टा यू में चेंज की बात हो रही है। तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एंट्रोपी में बदलाव नहीं आया। खुद देखो, पहले गैसेज अपनी जगह थी, अब वो आपस में रिएक्ट कर रही होंगी, इधर से इधर जा रही होंगी, तो डिसऑर्डर नहीं बढ़ा होगा कंटेनर्स में, हाँ या ना। अरे गैसें टकरा नहीं रही होंगी। अरे ये कमरे में 50 बच्चे बैठते हैं, पहले भी 50 बैठते थे, बाद में 50 बैठते थे, एकदम से बम पड़ गया, कोई सा किसी ने फोड़ दिया, तुम में से फोड़ना मत वैसे, तो क्या होगा, आप निकल के भागने लग जाओगे। तो क्या हुआ, कैपेसिटी तो अभी भी 50 है, लेकिन जो डिसऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, सारे चिल्लाने लग जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ, क्या दुनिया के लोग खड़े हो जाएंगे। तो क्या हुआ, डिसऑर्डर बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम कैपेसिटी या सिटिंग कैपेसिटी अभी भी क्या है, सेम। तो इंटरनल एनर्जी वो होती है जो कैपेसिटी पे बेस्ड हो, मतलब वॉल्यूम पे, और जो एंट्रोपी है वो किस पे बेस्ड है, डिसऑर्डर पे। तो डिसऑर्डर का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जानबूझ के आपको पागल बना रहा है कि अगर डेल्टा यू है तो डेल्टा एस क्या है। तो इस एग्जाम्पल ने क्या बताया, डेल्टा यू में कोई बदलाव नहीं आया तो भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है, इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू सेम देन आफ्टर दैट वी कैन चेंज द एंट्रोपी ऑल्सो। गोले गोले बना लो, ये पेपर में आएगा तो इसका कोई सर पैर है इस क्वेश्चन का, बताओ।
अगर मैंने बता दिया, आपने मान लिया, ये क्वेश्चन टोटली इररेलेवेंट है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। 2a प्लस बी भाई साहब क्या बना रहा है, C। अब डेल्टा H है 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S कितना है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। बच्चों दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं, बताए तो क्या हुआ, बताऊंगा नहीं, करोगे। अब कहता है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पागल बना रहा है। डेल्टा S इजिकल टू क्या होगा, ठीक है। अब आपको स्पॉन्टेनियस रखना है तो ग्रेटर देन क्या करना है, 0। तो आप क्या करो, पहले डेल्टा S की वैल्यू रखो, कितनी है बोलो। अच्छा यूनिट क्या है, किलो जूल, कंट्रोल रिदम कंट्रोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, सही है बेटा। अब बता कहाँ गया ये। अच्छा इसके बाद डेल्टा H कितना है 400, यूनिट बोलो किलो जूल पर मोल, अपॉन में क्या है T। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मुझे तो सबसे ज़्यादा कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है किलो जूल और दूसरा मोल इनवर्स, तो आपको दिख रहा है केल्विन इनवर्स आया। अब आप क्या करोगे बताओ, T को इधर लेके जाओगे 400 अपॉन में 0.2 केल्विन इनवर्स, ये डेसिमल हटा तो क्या आया 0, ये काटा तो क्या आया 2000, केल्विन इनवर्स ऊपर आया तो क्या आएगा केल्विन। तो रियल में आपने कर तो दिया, बट रियल में अगर आपको फाइनल आंसर बोलूँ मैं, तो जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2000 केल्विन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है। तो फाइनली जब T निकल जाए तब बोलोगे कि 2000 या उससे ऊपर का जो टेम्परेचर है वो इस प्रोसेस को क्या बना रहा होगा, स्पॉन्टेनियस। नोट कर लीजिए, 2 Cl मिलके क्या बना रहे हैं, Cl2। इमेजिन करो 2 Cl अगर Cl2 बना रहे हैं तो इनके अंदर क्या बन गई है, बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडो होती है, क्या होती है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक। तो आप खुद बताओ यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण इसका जो डेल्टा H है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सो। अब दूसरा भाई आप देख रहे हो इनमें बॉन्ड बन रही है, तो बॉन्ड बनने के कारण डिसऑर्डर कम होगा। कैसे भाई, कोई लड़का है कोई लड़की है, शादी हो गई, अब क्या होगा, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, जैसे मैं घर पे बता के आया हूँ अभी, कहाँ जा रहे हो, पढ़ाने जा रहा हूँ, कब तक आओगे भाई, 1 बजे तक आऊँगा, अच्छा ठीक है आलू ले आना, ख़त्म हो रहा है। तो लॉजिकली क्या हुआ, मेरा डिसऑर्डर इतने तक ही है, आलू क्लास, एग्जाम्पल समझ आया। तो पहले ऐसा नहीं था, मैं घर से निकला मूवी देखने, दोस्तों के साथ पहुँच गया हरिद्वार, वहाँ राफ्टिंग कर रहा हूँ भाई, ऐसा था मैं पहले। तो क्या है भाई, मेरा डिसऑर्डर क्या हो गया, अब कम हो गया। अपना एग्जाम्पल ले लिया, समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये Cl और Cl 2 एटम थे, अब इनमें बॉन्ड बन गई। अब बॉन्ड बनने के बाद ये Cl इसको नहीं जाने दे रहा, ये Cl इसको नहीं जाने दे रहा, मतलब डिसऑर्डर बढ़ा कि घटा, बॉन्डिंग से डिसऑर्डर बढ़ेगा कि घटेगा। अरे कोई चोर है, चोरी करता है, हथकड़ी बांध दिया, क्या होगा, कम कर पाएगा, या उसको जेल में बंद कर दिया। तो ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो भाई, कुल मिला के यहाँ पे बॉन्डिंग डिक्रीजेज डिसऑर्डर, बॉन्डिंग डिक्रीजेज डिसऑर्डर। तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो आपने क्या नोटिस किया, या नेगेटिव लिख दूं, तो फाइनल आंसर क्या है भाई साहब, फॉर्मूला नहीं निकालना, सिर्फ साइन पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो, सिर्फ साइन पूछ रहा है। तो डेल्टा H का साइन क्या आया, नेगेटिव, और डेल्टा S भी क्या आया, नेगेटिव। फ्री फंड के नंबर है, बताओ किसके नंबर घटेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। ये चैप्टर बहुत आसान है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो बच्चों कुछ इस तरह की बात है कि मान लो आयशा, मान लो मैं एक आइसक्रीम खरीद के लाता हूँ और उसको ले जाके फ्रीज़र में रख देता हूँ, या मैं पैटीज़ लाता हूँ और मेरे घर में हॉट केस है, अवन की बात नहीं कर रहा, हॉट केस रखा हमने स्पेशल, उसमें रख देता हूँ, तो ठीक है, आइसक्रीम अपनी जगह वैसी रहेगी, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूँगा, वो वैसी जमी रहेगी, और पैटीज़ वैटीज़ लाया वो गर्म की गर्म रहेंगी। लेकिन अगर मैं पैटीज़ को ले जाके फ्रीज़र में और आइसक्रीम को ले जाके हॉट केस में रखूँ तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस जिस कंडीशन में है, जैसे कहा जाता है कि कुछ स्वीट्स होती हैं उनको कहा जाता है फ्रिज में रखो, कुछ को कहा जाता है बाहर रखो, है ना। किसी को फ्रिज में रख दो तो वो कड़ी हो जाती है, किसको बाहर रख दो तो वो सड़ जाती है, लॉजिक बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब हर सब्सटेंस की एक फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन होती है। तो ये लॉ उसी के ऊपर है
कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रखते हैं, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है उसका फेवरेबल टेम्परेचर से ना बढ़ाओ ना घटाओ, तो उसके अंदर ना डिसऑर्डर बढ़ेगा ना डिसऑर्डर घटेगा। लॉजिक समझ आ गया? अरे आइसक्रीम को फ्रीजर में रखोगे तो वो जैसी थी वो जमी रहेगी, ना वो पिघलेगी ना उसमें एक्स्ट्रा बर्फ जमेगी, अगर उसको फेवरेबल टेम्परेचर। जैसे स्वीट शॉप पे आप जाते हो और मिठाई उठाई खरीद के लाते हो तो उनके पास भी फ्रीजर होता है, बट उस फ्रीजर का टेम्परेचर वो ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं करते, वो टेम्परेचर होता है जिसमें मिठाइयाँ ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। कभी नोटिस कर लेना, जैसे वो लगभग 27-28 डिग्री पे रखते हैं स्वीट्स को, हम घर पे लाते हैं फ्रीजर में उठा के 15 डिग्री पे लगा के रख देते हैं तो जमने लगती है। समझ रहे हो? अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतनी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेरे साथ साथ लिखो चलो, फिर कहोगे टाइम दे दो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में, एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline substance at absolute zero temperature is zero. Entropy of a perfectly crystalline substance एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। बोलो क्लियर है? इसका मतलब क्या है? आई ई डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो इफ टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन। एक्चुअली इसके थोड़े वर्ड्स ऐसे ही हैं। टी का मतलब जीरो केल्विन का मतलब है कि जो डेल्टा टी है ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या लाइन है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये लाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए। हाँ कह सकते हो, बट एक्चुअली आइसोथर्मल है नहीं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि उसको टेम्परेचर ना बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, वो कंडीशन होती है आइसोथर्मल। उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इसमें स्टेप ही नहीं है। ये वैसे फिजिक्स में है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में, इफ टू बॉडीज A and B are in thermal equilibrium with each other, with third body C, then A and B must be in thermal equilibrium with each other. ये क्या कहना चाहता है? मान लो हमने एक कंडीशन बनाई, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। मान लो ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम है, हीट एक्सचेंज होना बंद हो गई, फिक्स हो गई है। ऐसे बी और सी में भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऑटोमेटिकली ये जो ए और बी भी है, इनमें भी क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कोई ए है, उसका दोस्त सी है, ऐसे कोई बी है, उसका दोस्त सी है, तो ए और बी भी आपस में क्या बन जाएंगे? दोस्त। होता है ना कई बार, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, फिर वो फ्रेंड हो जाते हैं। मैथ में भी होता है, अच्छी बात है। पहले उनका इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम होता है, फिर ये आपस में भी एक्सचेंज करने लगते हैं। अरे ये जीरोथ लॉ फिजिक्स में है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम था, तो बी और सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी भी आपस में क्या कर लेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल ले लो ना, ये मान लो पानी है, इसका बर्फ के साथ है, या पानी का भाप के साथ है, और पानी को बीच में रखो, बर्फ का पानी के साथ है, भाप का पानी के साथ है, तो बर्फ और भाप में भी आपस में इक्विलिब्रियम बन सकता है।
टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, उसमें स्टीम और आइस आपस में एक्सचेंज नहीं करती, और 4.58 बार, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। एक मिनट, मान लो आपने आज सुबह 5 रोटी खाई, कितनी रोटी खाई? अब वो 5 रोटी खा के आप पड़ गए, फिर उठे, मम्मी भूख लगी, फिर खाई, फिर पड़ गए, तो ये आपकी एनर्जी है, वेस्ट एनर्जी। क्या है? दूसरा, आपने खाना खाया, आपने पढ़ाई करी, आपने घर में मम्मी की हेल्प कराई, या आपने और भी काम किए, फिजिकल वर्क भी किया, थोड़ी रनिंग कर ली, छत पे सीढ़ियाँ चढ़ ली, मतलब छत पे आना जाना कर लिया, 2-3 बार कपड़े सुखाने चले गए, तो ये आपकी एनर्जी क्या है? गिब्स एनर्जी। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। सूरज की रोशनी 100% पड़ती है, जिसका 90% या तो ओशियन ले लेते हैं, या ट्रोपोस्फेयर में चला जाता है, या फिर भाई माउंटेन से टकराता है। सिर्फ 10% पोर्शन जो है वो प्लांट को मिलता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर होता है हमारे लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्लांट्स और क्रॉप्स एक ही बात है। तो कहने का मतलब टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% सोलर एनर्जी का यूजफुल है, और 90% क्या है? वेस्ट। तो सोलर एनर्जी का 10% क्या है? गिब्स एनर्जी, और 90% क्या है? वेस्ट एनर्जी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ समझ में आया? जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, उसका कितना पोर्शन हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, या उससे यूजफुल आउटपुट वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसी को हम उसके क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, इट इज अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी that can be converted into useful output work। मैथमेटिकली सुनते रहना ध्यान से भाई, G इज इक्वल टू होता है H माइनस टी एस। ये बताओ ये G क्या है? गिब्स एनर्जी। बहुत बढ़िया। H क्या है? एंथैल्पी। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या होगी? S क्या है? एंट्रोपी। अब आप क्या करते हो भाई? आपको अच्छे से पता है मिनिमम 2 स्टेप तो होगा ही, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो अगर मैं स्टेप 1 लेता हूं तो G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स होता है। स्टेप 2 में अंकित G को क्या कर दूं? ये माइनस, अब आप क्या करो? G2 माइनस G1 इज इक्वल टू S2 माइनस H1, एक साथ कर दो, माइनस T कॉमन लेके क्या कर दो? S2 माइनस S1। तो आप देख सकते हो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसके 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, जो आएंगे आगे के चैप्टरों में या 12th में, लेकिन अभी इस पे एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिए, फिर कराता हूँ। लिखो, एक और 2 फॉर्मूले और हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस 2.303 NRT log KC। ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बट इस पे एनसीईआरटी ने न्यूमेरिकल बना रखा है। डेल्टा इसके अलावा होता है माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ये बाद में आएगा, फिर से बोल रहा हूँ हैं। KC क्या है वो लिख रहा हूँ। KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है बच्चों? और यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। क्या होता है? EMF ऑफ सेल। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज ऑफ द सेल। ये दोनों फॉर्मूले इररेलेवेंट है, ये वाले पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक। चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, एक बात और लिखनी है, स्टार बना के लिख लेना। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा Z क्या होता है? नेगेटिव। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव बोले तो लेस देन 0, पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0। नोट करो, ये बेटा EMF सेल है। ये EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटी नहीं है, मोटिव। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट?
निहायत ही आसान सवाल, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट, अरे कौन सा फॉर्मूला था वो, हाँ ओके, के सी की वैल्यू कितनी है और एन कितना लोगे, जब कुछ नहीं लिया तो क्या मानोगे 1, आर कितना है, 8.314 को मैंने क्या बताया था, और टी कितना केल्विन है 300, और भाई log 10 कितना होता है, log 10 तो बच्चे को पता है, log 10 1 और log 1 0, माइनस 2.303 25, ये तो 3 से काटा 100 हो गया, तो हो गया 2500, और log 10 कितना होता है 1, बोलो क्लियर है, हाँ या ना। अब 2.303 को 2500 से कर लो, फाइव 5757.5 जूल, और किलो जूल में करते तो माइनस का 5.757 किलो जूल, बोलो सही है। तो देख लो भाई, इतना आसान सा सवाल था। आज की क्लास ओवर करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।